वर्मा और वनजा सास बहू हैं। वो दोनों अंडे बेचने का व्यापार करते थे। बाजार से अंडे लाकर वो दोनों अपने घर के पास उन्हें बेचते थे। वर्मा सोचती है कि वो जो करती है वो ठीक है और इतनी चालाक है कि लोगों को अपनी बातों से विश्वास दिला सकती है। वो अंडों का व्यापार बहुत सालों से कर रही है, पर ज्यादा मुनाफा न कमाने की वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। सासू माँ, अनीता जो हमारे घर के पास रहती है उसे 4 डज़न अंडे चाहिए। लगता है वो मोल तोल कर रही है। कोई मोल तोल नहीं चलेगा, सबको बस मोल तोल ही करना है। हम अंडे लाते हैं और बेचते हैं, बिना मुनाफा के हम कैसे व्यापार करेंगे। क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर सभी कहते हैं अंडे खाओ अंडे खाओ, और ये लोग अंडों के साथ साथ हमारी मेहनत भी खा जा रहे हैं। ठीक है सासू माँ, मैं उसे बेच के आती हूँ। क्या करें सासू माँ, हमें इस व्यापार में ज्यादा मुनाफा ही नहीं हो रहा। एक दिन घर के सब लोग खाना खा रहे थे। ये वरम, तुमने काफी दिनों से अंडे की करी नहीं बनाई है। बहुत दिन हो गए जब आखिरी बार तुम्हारे हाथों की बनाई अंडे की करी खाई थी। मजाक कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, बहुत दिन हो गए करी खाई है। आप दोनों ही अंडे का व्यापार करती हैं, रोज इन अंडों को बेचती हैं। कुछ अंडे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए माँ। ठीक है बेटा, मैं आज ही करी बनाऊंगी। इसी तरह उसके बाद वाले दिन वर्मा अंडे की करी बनाने की सोचती है। अंडों को उबालने के वक्त गलती से उसमें हल्दी की कटोरी गिर जाती है। वर्मा देखती रह जाती है। ओह, लगता है हल्दी की कटोरी गिर गई है। कोई बात नहीं, सिर्फ हल्दी ही तो है। वैसे भी हल्दी तो पेट के लिए अच्छा ही होता है। अंडे उबालने के बाद उनका रंग थोड़ा बदल जाता है और जैसे देसी मुर्गे के अंडे दिखते हैं, ठीक वैसा ही रंग उनका भी हो जाता है। वनजा जो ये देखती है, हाँ सासू माँ, क्या ये देसी मुर्गे के अंडे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हे भगवान, तुम्हारा पेट फट जाएगा, किस बात की जल्दी है, धीरे खाओ। सासू माँ, ये अंडे आप कहाँ से लाई? ये अंडे तुम वो क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है हमारे पास जो भी अंडे आते हैं, मैं उन सब अंडों को देसी मुर्गे के अंडे में बदल सकती हूँ और लोग भी आम अंडों से ज्यादा देसी मुर्गे के अंडे ज्यादा खरीदेंगे। हम 5 रुपए के अंडों को 10 रुपए में बेच सकते हैं। मैंने जादू से इन अंडों को ऐसा बना दिया। क्या सासू माँ, आपने जादू से इन्हें देसी अंडा बना दिया? डरो मत, मैंने जादू जरूर किया है, पर ये अंडे अच्छे हैं, वरना मैं तुम्हें भला इसे क्यों खाने देती। इसी तरह वनजा बाजार से अंडे लाती और वर्मा उन्हें हल्दी वाले पानी में डुबो देती थी और लोगों को बोलती थी कि वो देसी मुर्गे के अंडे हैं। उन अंडों को वो लोगों को 5 रुपए की जगह 10 रुपए में बेचती थी। अरे सासू माँ, मैंने ये तो सुना था कि जादू से हम कुछ भी कर सकते हैं, पर अब मैं आपके जादू की वजह से देख भी रही हूँ कि अंडे देसी मुर्गे के अंडे में बदल रहे हैं। कैसे सासू माँ? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? हमें इतना मुनाफा हो रहा है ना। इस तरह वर्मा रोज कमरे के अंदर जाती थी और दरवाजा बंद कर देती थी और आम दिखने वाले अंडों को हल्दी वाले पानी में डुबाकर उसे देसी मुर्गे के अंडे बनाती थी। एक दिन गलती से वनजा देख लेती है कि वर्मा कमरे में क्या कर रही है। ओह सासू माँ, यही वो जादू है जो आप कर रही हैं। अरे अरे चिल्लाओ मत, कोई और सुन लेगा। क्या फर्क पड़ता है सासू माँ, जो भी वजह हो, हमें मुनाफा तो हो रहा है ना। इस तरह वर्मा और वनजा के अंडे आसपास के गांव में प्रचलित हो गए। सभी उनके पास आते और अंडे खरीद के जाते थे। इसी तरह दोनों सास बहू मिलकर दूसरे दिन के लिए अंडे बना रहे थे। तभी एक भिखारी जो दिखने में जादूगर की तरह था, उनके घर आता है। माई, कुछ खाना दीजिए, मुझे थोड़ी सी अंडे की करी दीजिए। हम कोरोना महामारी के बीच में हैं, दया करके हमारी मदद कीजिए माई। जाओ जाओ, अभी हमें बहुत काम है। देसी अंडे देने की जरूरत न गो, मुझे आम अंडे ही दे दीजिए, आपके पास सिर्फ वही है ना। वर्मा जो उन बातों को सुनती है बाहर निकल के आती है। ये क्या कह रहे हो? तुमने बहुत कुछ कह दिया, आप अपना मुंह बंद रखो। क्यों माई, आप काम में व्यस्त हैं? क्या आपको जादू से देसी अंडे मिले हैं? पागल, क्या बकवास कर रहे हो? अरे वनजा, वो डंडा लाना। लगता है कि ये पागल है। जो लोग तुमसे अंडे खरीदते हैं तुम उनको पागल बना सकती हो, पर मुझे नहीं। तुम पहले अपना मुंह बंद रखो। मेरा मुंह बंद करने के लिए आपको मुझे 1000 रुपए देने चाहिए। दीजिए 1000 रुपए। मैं भला क्यों दूं 1000 रुपए? कुछ नहीं दूंगी। सासू माँ, आप रुक जाइए, इसे 10 या 20 रुपए दे दीजिए और अंदर चलिए। तुम कुछ मत कहो, मैं उसे 1 पैसा भी नहीं दूंगी। तुम तो सांड की तरह तगड़े लगते हो, भीख मांगने के बजाय कुछ काम कर सकते हो ना। अच्छा, तुम भी तो कद्दू की तरह हो, तो फिर लोगों को ऐसे क्यों ठगती हो? क्या? मैं व्यापार कर रही हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ।
तुम्हें पता है मैं एक जादूगर हूँ, पर तुम बिना जादू किए अंडे बना रही हो। उसकी बात सुनकर वर्मा उसे मार भगाने के लिए डंडा उठाती है। सुनो तुम, अगर मैंने डंडा उठाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। क्या तुमने मेरे ऊपर डंडा उठाया? तुम औरत हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर भिखारी उनके घर से जाते हुए अपने थैले से राख निकालकर उनके घर पे फेंक देता है। जब तक सास बहू पलटकर देखते हैं वो वहां से गायब हो जाता है। ये बेवकूफ और इसकी बचकानी हरकतें, क्या क्या देख रही हो? आओ आओ, हमें कल के लिए अंडे तैयार करने हैं। इस तरह वो दिन समाप्त हो जाता है। उनके सोने से पहले उस दिन रात के वक्त, सासू माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। सुबह उसने जो घर के ऊपर फेंका था, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, और जल्दी ही गायब हो गया। और उस पर मेरे पति और ससुर जी घर पे नहीं है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अब भी बच्ची हो। मैंने बचपन से ऐसे बहुत लोग देखे हैं। उसके पास वैसी कोई शक्ति या क्षमता नहीं थी। वो शायद किसी दीवार के पीछे छुप गया होगा। अब सो जाओ। इसी तरह दोनों सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह बहू जल्दी उठ जाती है और घर के बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद जिस चीज को उसने बाहर देखा, उसे देखकर वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। सासू माँ उठिए, उठिए सासू माँ। क्या है, सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इधर एक बड़ा। क्या क्या इधर उधर कह रही हो? जब वो उधर गई उसने एक बड़ा अंडा देखा। हाँ, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा? ये क्या, अंडा तो घर के छत को तोड़ते हुए बड़ा हो गया है। जादूगर की जादू की वजह से घर के सारे अंडे एक साथ मिलकर एक बड़ा अंडा बन जाते हैं। सासू माँ मत छूइए उसे। कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं ये क्या है। जैसे ही वर्मा अपनी एक उंगली से अंडे को छूती है, एक बड़ा मुर्गा अंडे के खोल को तोड़ता हुआ निकल आता है। वो मुर्गा जोर से चिल्लाता हुआ वर्मा और वनजा के पीछे दौड़ता है। जो कुछ हो रहा है उसे देख दोनों सास बहू दो अलग अलग खंबे के पीछे छुप जाते हैं। फिर वो मुर्गा उनका पीछा करता है। हाँ, सासू माँ। वनजा, ये क्या है? हमें ये ऐसे क्यों धकेल रहा है? हे भगवान, ये मेरी नई साड़ी है। यहाँ हम अपनी जान गंवा सकते हैं और तुम्हें साड़ी की पड़ी है, बेवकूफ कहीं की। वनजा, मेरे साथ आओ। मुर्गे पानी में नहीं जा सकते। चलो हमारे घर के पीछे वाली नदी में जाकर कूद जाते हैं। इसी तरह दोनों दौड़कर अपने घर के पीछे वाली नदी में कूद जाते हैं। नदी में कूदने के बाद जब तक वो ऊपर की तरफ देखते हैं तब तक मुर्गा गायब हो जाता है। हे भगवान, लगता है वो मुर्गा कहीं चला गया है। अरे सासू माँ, देखिए, आपके मुंहफट जुबान के लिए हम ये परेशानी झेल रहे हैं। हाँ, मेरी मुंहफट जुबान और लालच के लिए भी। अब से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी। हम मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। चलो साथ मिलकर मेहनत करें। एक गांव में मांस की दुकान थी। उस गांव में मस्तान और सुभानी रहा करते थे। सुभानी हमेशा साफ और ताज़ा मांस बेचता था। अगर मांस ज़रा सा भी सड़ा या ताज़ा नहीं होता था तो वो उसे नहीं बेचता था। क्या सुभानी, कैसे हो? तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है ना? मैं ठीक हूँ जनाब, अल्लाह की कृपा से मेरा दुकान भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह का आशीर्वाद तो है ही, और साथ ही तुम्हारा साफ मन भी तो है। धन्यवाद जनाब, ये लीजिए सर। गांव में हर किसी को सुभानी के मांस की दुकान पे अच्छा भरोसा था, पर सारे गांव वालों का मानना था कि मस्तान लोगों को खराब मांस बेचकर ठगता था और अपना कारोबार करता था। ना सिर्फ वो पुराना और कम ताज़ा मांस बेचता था, बल्कि वो कई दिनों का पुराना सड़ा हुआ मांस नीचे रखकर उसके ऊपर ताज़ा मांस बेचकर लोगों को ठगता था। अपने कारोबार को अच्छा करने पे ध्यान देने की बजाय वो सुभानी के कारोबार से ईर्ष्या करता था। एक दिन मस्तान के दुकान के पास मस्तान का दोस्त आया। तब मस्तान उससे कुछ इस तरह से बात करता है। सुभानी का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार भी उसे ज़्यादा मांस बेच नहीं पा रहा हूँ। या तो वो इस गांव में रहेगा या मैं। हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे वो अपना कारोबार भी खो दे और अपनी दुकान बंद करके इस गांव से चला जाए। अरे मस्तान, ऐसा हो जाए इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है, पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं वो बोलूँ? अगर ये तरकीब उसे गांव से निकाल दे तो तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। अब बताओ क्या है तुम्हारी तरकीब? इसे देखो, अगर तुम इस सुई को अपने खेत के सभी बकरों में लगाओगे तो ना सिर्फ वो जल्दी बढ़ने लगेंगे
वो तगड़े और मांसपेशी से भरे होंगे, पर इसका एक नुकसान भी है। उस रात घर वापस आने के बाद मस्तान ने अपने सारे बकरों को वो दवा दे दी। 2 दिन के अंदर ही सारे बकरे तगड़े हट्टे कट्टे हो गए और वो दूसरे बकरों से 4 गुना बड़े हो गए। मस्तान जो ये देखता है, अगर मैं एक भी बकरी बेचूं तो मैं हजारों रुपए कमा सकता हूं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी लखपति बन जाऊंगा। मैं उस सुभानी की दुकान को भी बंद कर सकता हूं। ये सोचते हुए वो मन ही मन खुश हो जाता है। इसी तरह बाद वाले दिन ही मस्तान, आइए सब आइए, कम पैसे में स्वादिष्ट मांस ले जाइए। एक बार पकाकर खाने के बाद आप बार बार खाना चाहेंगे। मस्तान मांस वाले दुकान का मांस लाजवाब है, आइए सब आइए। क्योंकि मस्तान ज्यादा मांस कम पैसों में दे रहा था जो स्वादिष्ट भी था, लोग उसकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए आते थे। एक दिन जिस दोस्त ने मस्तान को बकरों को लगाने वाली सुई दी थी, वो मस्तान के पास आता है। अरे मस्तान, मेरी वजह से ही तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। अब तुम्हें अपने व्यापार के मुनाफे का हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, क्या कहते हो? मस्तान अपनी छुरे को धार करता हुआ बड़े ही गंभीरता से उसे देखता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? अगर तुमने मुझे हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इस राज को सभी गांव वालों को बोल दूंगा। तभी अचानक से बात करते हुए मस्तान अपने छुरे को अपने दोस्त के गले पर रख देता है। क्या कह रहा है? अगर तूने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मस्तान का ये छुरा आदमी और बकरी में फर्क नहीं करता। मस्तान नहीं, मुझे कुछ मत करो। मुझे गांव वालों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, तेरा भी मुझे विचार नहीं चाहिए। अगर तूने किसी को भी सुई के बारे में बताया तो मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। चल बे चल, दफा हो जा। ऐसा कहते हुए वो उसे बाहर धक्का मारकर निकाल देता है। कुछ ही दिनों में सुभानी का व्यापार सुस्त पड़ जाता है। जो लोग उससे हमेशा मांस खरीदते थे, अब वो भी मस्तान से खरीदने लगे थे। व्यवसाय घाटे में चल रहा था, इसलिए सुभानी चिंतित होने लगा। क्या हो रहा है? मैं व्यापार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मस्तान भाई बहुत ही अच्छा व्यापार कर रहे हैं। इतने कम पैसों में वो मांस कैसे दे रहे हैं? ये कैसे संभव है? अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। मस्तान का दोस्त इस बार सुभानी के पास आता है। सलाम सुभानी, इतने दुखी क्यों हो? देखो भाई, तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है तुम्हारे व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए। वो तरकीब है ये सुई। अगर तुम इसे बकरियों में दोगे तो। उसके अपने बात पूरी करने से पहले ही सुभानी ऐसा जवाब देता है। ये वाला, ये मांसपेशी बढ़ाता है। न सिर्फ ये सुई बकरों को बड़ा करता है बल्कि उन्हें क्रूर भी बना देता है। जो लोग इसे खाते हैं वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे, उनको लकवा भी मार सकता है। देखो, अगर मुझे करोड़ों रुपए भी मिले तब भी मैं कुछ चीजें नहीं कर सकता। मैं भले कसाई हूँ पर मैं बुरे दिल का इंसान नहीं हूँ। मेरा मानना है कि दूसरों का जीवन भी मेरे जीवन जितना ही मूल्यवान है। यहाँ से चले जाओ, मुनाफा हो या नुकसान, मैं अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें नुकसान ही करना है तो भला तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? भले ही मस्तान और सुभानी एक ही व्यवसाय में हो जो कि कसाई खाने का है, दोनों के सोचने के तरीके में बहुत फर्क है। अच्छाई और बुराई में बहुत फर्क होता है। उस मस्तान ने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसकी मदद भी की थी। और सुभानी इधर लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, भले वो खुद नुकसान क्यों न करे। वो मन ही मन अपने आप में ऐसे बातें करता है। जहाँ ऐसा हो रहा है, मस्तान पैसे गिनते हुए कुछ इस तरह से सोचता है। हाँ, बस एक सुई देकर ही मैं अगर इतना पैसा कमाऊं तो 2 सुई देने से मैं लाखों कमा सकता हूँ। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने इतने दिन बहुत समय बर्बाद किए, मैं अभी ही ये करता हूँ। इस तरह मस्तान एक की जगह 2 सुई देता है। अगले दिन मस्तान शेड में मांस काटने जाता है। इसी तरह से मस्तान उन्हें देखकर चौंक जाता है। उसके बकरे कद में सिर्फ बड़े ही नहीं हो गए हैं, बल्कि उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनका सींग और भी बड़ा हो गया था और वो बकरे अब दिखने में भी क्रूर लग रहे थे। कुछ बकरियां तो मर भी चुकी थी। जिन बकरियों ने मस्तान को देखा, उन्होंने उस पे सींग से हमला शुरू कर दिया और घायल करने लग गए। उसको सींग से भौंकते गए और लातों से मारते रहे। सारी बकरियां मस्तान को गंभीर रूप से घायल करने लग गए। सुभानी, जो यूं ही उस रास्ते से घूमता हुआ जा रहा था, बकरियों की लंबी और जोर की चीखें सुनने लगता है। ये क्या?
कहीं मस्तान की बकरियां किसी खतरे में तो नहीं। घबराहट में वो खेत की ओर दौड़ा चला जाता है और देखता है कि बकरियां मस्तान को आहत कर रही हैं और उसका खून बहा रही हैं। मस्तान उन्हें रोक नहीं पा रहा है। उन बकरियों को देख सुभानी को सारी बात समझ आई। सुभानी बकरियों से मस्तान को बचाता है, उस खेत को बांध देता है और मस्तान को पेड़ के नीचे बैठाता है। ठहरो मस्तान, इन सब बकरियों की वजह से सिर्फ तुम्हें ही नहीं दूसरे लोगों को भी हानि पहुंची है। मैं जाता हूं और इनको सामान्य करने की दवा लाता हूं। इस तरह वो दवा लाता है और सारे बकरियों को खिलाता है। उससे सभी बकरियां पहले की तरह सामान्य हो जाती हैं। ये क्या मस्तान, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। तुमने देखा ना, उस सुई की वजह से वो भी पागल हो गए। हाँ सुभानी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे स्वार्थ की वजह से मैंने दूसरों के जीवन के बारे में परवाह नहीं की और आज मैं जीवन खोने के नजदीक आ गया। अब मैं किसी को ठगकर व्यवसाय नहीं करूंगा। व्यापार ऐसी चीज है जो हमें निष्ठापूर्वक करनी चाहिए। अगर हम लालची हो गए तो उसका परिणाम ऐसा ही बुरा होगा। कम से कम अब तुम्हें ये पता तो चला और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेश मीट सर, फ्रेश मीट।